वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान, स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकी कालिबॉफ से मुलाकात। बाकी कालिबॉफ ने कहा कि अमेरिका की बदनीयती अमन की राह में रुकावट है। ईरान मुआहदे के तहत वादों पर अमल दरामद के लिए कोशिशें जारी रखेगा। इससे कबल फील्ड मार्शल और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने मुलाकात की। पाकिस्तानी वफ्द ने ईरानी वजीर दाखिला से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। दो तरफा ताल्लुकात और सरहदों की सिक्योरिटी पर गुफ्तगू हुई। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन को फरोग देने के आज़म का इयादा किया। इससे पहले तेहरान पहुंचने पर ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR का कहना है, फील्ड मार्शल का दौरा ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के तनाज़ुर के पुरअमन, पायदार और जामे हल के लिए कोशां है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। फील्ड मार्शल से दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर बात होगी। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बक़ई ने कहा, अमरीका की मौशी पाबंदियां गैर कानूनी हैं। अमरीकी इक़्तिसादी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सल्तनत ओमान के वज़ीर खारजा कल तेहरान का दौरा करेंगे। मकसद खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फरोग देना है। इस्माइल बक़ई ने वाज़ेह किया, मक्का दिफाई मुआहदे में ईरान को शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। अमरीकी सदर की मुआशी जंग जारी रही तो खलीज से तेल की तमाम बरामदात रोक देंगे। ईरान का अमरीकी धमकी पर जवाब। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रजाई ने कहा, जो भी मुल्क अमरीकी पाबंदियों की हिमायत करेगा, ईरान उसे जंगी इकदाम तस्वुर करेगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा कमेटी ने मुसव्वदा कानून की मंजूरी भी दे दी, जिसके तहत आबना हुर्मुज से गुजरने की इजाजत रखने वाले ममालिक के जहाजों से खिदमात की फीस वसूल की जाएगी। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है, ईरान गैर मुल्की खतरात के खिलाफ नस्लों तक लड़ने के लिए तैयार है। 10 नस्लें क्या 20 नस्लें भी लड़ेंगी। दुश्मन को समझाने का वाहिद रास्ता ताकत की जुबान का इस्तेमाल है। वो जो चाहे नहीं कर सकता। मुखालिफिन के कलील, दरमियाने और तवील मुद्दती मंसूबों पर नजर है और हर सूरत हाल के लिए तैयार है। ईरान के कायम मकाम वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल इब्न रजा ने कहा कि आइंदा 50 बरसों के मुमकिन खतरात से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। हालिया जंग से हासिल होने वाले तजुर्बात की बुनियाद पर तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की जा रही है। باید دشمن رو ناکام بذارید. انقدر باید این تلخی ناکامی رو توی کام دشمن بریزیم که بدون اینجا جای این کارا نیست. این که از اون ور دنیا بلند شه بیاد من نقشه کشور شما رو عوض کنم تو चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। रजिस्ट्रार ने यकीनी दहानी कराई है कि दरख्वास्त जल्द सुनी जाएगी। बानी PTI को इलाज के लिए शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स ले गए। बानी को डील करना होती तो 3 साल कैद न काटते। खान साहब को जब अडियाला से लेके जाया गया इंस्टेड ऑफ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, ये पता चला कि खान साहब को लेके गए हैं पिम्स हॉस्पिटल। न उसके वो टेस्ट हुए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक थे, न उस बोर्ड में खान साहब की बहन या खान साहब के जाती मुआलिज शामिल रहे। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की क्लियर वायलेशन है। हमने एक कंटेम्प्ट पिटीशन गुजारी, हम मशकूर है रजिस्ट्रार साहब के, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई ये आज पुट किया जाएगा। खान साहब कोई डील नहीं करते। खान ने अगर डील करना होता तो 3 साल जेल में ना गुजार चुके होते। मेरी बात हुई है खान साहब की बहन से और वो मुलाकात से खुश थी। ये बिल्कुल गलत है कि खान साहब ने सुहेल अफरीदी से किसी किस्म की नाराजगी का इजहार किया। तौहीन अदालत उन्होंने की जिन्होंने अस्पताल के बाहर मजमा लगाया। ऐसे लग रहा था जैसे वहां कोई तमाशा होने वाला है। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं, PTI दरख्वास्त अपने कायदीन के खिलाफ थे जिन्होंने रुकावट पैदा की। उन्होंने जो तौहीन अदालत दरख्वास्त दी है उसमें उन्हें नाकामी होगी। मुझे हुकूमत के खिलाफ ना कोई साजिश नजर आई है और ना ही कोई लावा पकड़ा है। नून लीग के रहनुमा नासिर भट्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बंदा वहां नहीं जाएगा जहां उनका इलाज होगा। बाहर लोग इकट्ठे हो गए थे, कोई हादसा होता तो कौन जिम्मेदार था। उन्होंने की जिन्होंने अस्पताल में खान साहब को जाना था, उसके बाहर एक मजमा लगा। PTI को चाहिए कि तौहीन अदालत वो अपने उन कायदीन के खिलाफ करे जिन्होंने रुकावट पैदा की खान साहब के अस्पताल में पहुंचने। लेकिन
سسٹم ناکام نہیں ہوا، ڈیلیور کر رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ ایک سوال پر کہا پی ٹی آئی والے مجھ سے ملتے رہتے ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہے۔ مذاکرات کی جب بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا سے ڈر جاتے ہیں۔ کیا جاتا ہے لڑ جھگڑ کی اور پروٹیسٹ سے نہیں ہوتا۔ جب وہ بیٹھنا چاہیں گے اسٹیٹمنٹ دے دینی جی ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اڈیالہ جیل کے 3 قیدیوں کی نجی اسپتال منتقل کرنے کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے واضح کر دیا سرکاری اسپتال میں علاج ممکن نہ ہو تو قیدی کو نجی اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ علاج کے اخراجات اہل خانہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی جسٹس محمد آصف نے سماعت کی۔ وکیل نے کہا تینوں قیدی ہیموفیلیا کے مریض ہیں، 2 ماہ میں 10 بار سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، افاقہ نہیں ہوا، علاج صرف شفا اسپتال میں ممکن ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے پر انحصار کرتے ہوئے استدعا ہے میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے پیرابوائز کمنٹس طلب کر لیے۔ سماعت 27 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ قیدی الیاس خان، محمد اسماعیل اور اویس الطاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ راولپنڈی میں مبینہ طور پر شوہر کے ہاتھوں قتل ہونے والی ہنا جاوید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ مقتولہ کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، پسلیوں اور کولے کی ہڈی پر زخم کے نشان پائے گئے۔ موت کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے لاش سے حاصل نمونے فورینسک لیب بھجوا دیے گئے۔ ہنا جاوید کی شادی 9 ماہ قبل ہوئی تھی۔ قتل کا مقدمہ تھانہ سول لائنز میں مقتولہ کے بھائی فہد جاوید کی مدعیت میں درج ہے۔ راولپنڈی میں شادی شدہ خاتون ہنا جاوید کی ہاتھ بندھی گلے میں پھندا لگی لاش ملنے کے کیس میں اہم پیش رفت۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد اور زخموں کے نشانات ثابت ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق 45 سالہ ہنا جاوید کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پسلیوں اور کولے کی ہڈی پر بھی زخموں کے نشان تھے۔ دل کے گرد موجود جھلی خون سے بھری ہوئی تھی۔ ہنا جاوید کا پوسٹ مارٹم موت کے تقریباً 12 گھنٹے بعد کیا گیا۔ ابتدائی طور پر موت کی حتمی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ لاش سے ڈی این اے اور دیگر نمونے حاصل کر کے فورینسک لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ گرفتار گھریلو ملازم نے دوران تفتیش اعتراف جرم کر لیا۔ مرکزی ملزم ڈاکٹر فیصل اصغر کے 78 سال کے والد کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے ملازم کو واردات میں شامل ہونے کے لیے لالچ دیا۔ ملازم ذیشان نے مقتولہ کے ہاتھ باندھے اور گلا دبایا۔ ہنا جاوید کے سفاق قتل کا ارکان اسمبلی نے بھی نوٹس لیا ہے۔ اجلاس کے دوران لیگی ایم این اے سائرہ افضل تارڑ نے مرحومہ کے لیے دعا کرائی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا ہنا جاوید قتل کیس ویمن پارلیمنٹری کوکس مانیٹر کرے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہنا جاوید کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یا اللہ ہنا کی جو بے درد موت ہے اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، مارنے والے کو اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا۔ پولیس کو ہنا کی لاش شاور سے لٹکی ہوئی ملی۔ سسر نے فون کیا تھا کہ گھر میں چور گھس آئے۔ آرپیو راولپنڈی بابر سرفراز نے کہا کہ خاتون کے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ٹیم سائنسی بنیاد پر تفتیش کر رہی ہے۔ سسر کے خلاف کوئی ثبوت ملا تو گرفتار کیا جائے گا۔ ایسے بہت سے پہلو ہیں جن کو بتانے سے تفتیش پر اثر پڑ سکتا ہے۔ 20 تاریخ کو ڈیجیٹل میڈیا ایگزیکٹو ہنا جاوید مرڈر صبح 6 بجے پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ گھر میں چور داخل ہوئے ہیں۔ پولیس اطلاع ہوئے وہاں پہنچتی ہے۔ واش روم میں مقتولہ ہنا جاوید کی ڈیڈ باڈی شاور کے ساتھ لٹکی، جس کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہوتا ہے اس واقعے کو خودکشی کا رنگ دیا جائے۔ اس ہائی پروفائل کیس کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں تشکیل دی ہے تاکہ اس مقدمے میں کوئی سکم باقی نہ رہے۔ پولیس سائنٹیفک پہلوؤں سے اس مقدمے کی تفتیش کر رہی ہے۔ میر رضا کیس میں حکومت سندھ نے جسٹس عمر سیال کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنا دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس عمر سیال کو عدالتی کمیشن کا سربراہ نامزد کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی کورٹ کے جسٹس عمر سیال پر مشتمل سنگل ممبر انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا۔ کمیشن میر رضا کی موت کے اصل حقائق اور حالات کا جائزہ لے گا۔ کمیشن میر رضا کی موت سے پہلے اور واقعے کے ارد گرد کے تمام حالات کی چھان بین کرے گا۔ کمیشن میر رضا کیس پر پولیس کی تحقیقات کا جائزہ لے گا۔ پولیس افسران، میڈیکو لیگل افسروں اور دیگر سرکاری اہلکاروں کے کردار کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پولیس افسر یا ایم ایل او کی غفلت، فرائض سے کوتاہی یا پیشہ ورانہ بدعنوانی کی تحقیقات بھی ہوں گی۔ کمیشن 30 روز رپورٹ، نتائج اور سفارشات سندھ حکومت کو پیش کرے گا۔
नॉर्मल क्रिमिनल केसेस में जीआईटी का तस्वुर नहीं, इसलिए जुडिशल कमीशन बनाया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मीर रजा के वालिदैन को एतमाद करना पड़ेगा। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन मीर रजा को इंसाफ दिलाने के लिए बनाया है। कमीशन की रिपोर्ट आ जाए फिर आगे बढ़ेंगे। मुर्तजा वहाब ने यह भी कहा मीर रजा केस में अहल खाना के वकील जिब्रान नासिर ने 19 अगस्त को खत में कहा वजीर दाखिला, आईजी और पुलिस मुकम्मल नाकाम हो गए। वजीर आला ने इजलास में कहा हमें वकील को नहीं फैमिली को मुतमईन करना है। जीआईटी का प्रोविजन एंटी टेररिज्म एक्ट में है। सिर्फ नॉर्मल जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके अंदर जीआईटी का कॉन्सेप्ट नहीं, ये उसकी एक वजह है। जुडिशल कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने मुस्तरद किया है। आखिर में इंसाफ अदालत से मिलना है, जिस अदालत से इंसाफ मिलना है वही अदालत अगर उसको इंक्वायर करके अपने फैक्ट देगी, इसमें क्या कबाहत है, किससे तहकीकात कराई जाए। उनके वकील साहब कह रहे हैं सूबे के आईजी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, सूबे का वजीर दाखिला वो नाकाम हो गया। अब अगर वो इसको रिजेक्ट करेंगे, कल को कोई और कमीशन बनाएंगे, कोई और आयोग, तो यही चीज चलती रहे। फैमिली को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर हुकूमत के दिल में कुछ ऐसी चीज होती, हम क्यों चाहते कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो? हम चाहते हैं कि इन तमाम चीजों को क्लियर किया जाए। आमिर फारूकी साहब को हटा दें, डीआईजी सक्खर को इस काम के लिए लें, डीआईजी वेस्ट से ये काम करवा लें, सीटीडी वालों से, जिससे भी कराएंगे वो जवाब में यही कहेंगे। तो इसलिए क्योंकि जज की शख्सियत बाई पार्टीजन होती है, इम्पार्शियल होती है, इसलिए हमने ये फैसला किया। मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं वो फैमिली के साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मीर रजा के घर वाले जीआईटी चाहते हैं तो मुश्तरका तहकीकाती कमेटी क्यों नहीं बनाई जा रही? मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा मुर्तजा वहाब बताएं जीआईटी में रुकावट क्यों पैदा की जा रही है? हमने हुकूमत सिंध पर 2 बार भरोसा किया, 25 रोज हो गए, पुलिस ने क्या तहकीकात की? हमें बताएं कातिल कौन है? जीआईटी क्यों नहीं बनाई जा रही है? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुर्तजा वहाब साहब से मैं जवाब चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं, आप हमारे साथ नहीं खड़े हैं। आपको तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि जी फैमिली का कांड है जीआईटी की, वो हम जीआईटी बना रहे हैं। आप क्यों नहीं जीआईटी बना रहे हैं? उसमें क्यों आप रुकावट पैदा कर रहे हैं? मोहतरम जज के अंडर जीआईटी बन सकती है, आप क्यों वफाक के इदारे को आप उसको शामिल नहीं होने दे रहे? मेरी औलाद है, उसके पेरेंट्स हमसे कुछ तो कॉन्फिडेंस में लेते हैं, हमें कुछ तो बताएं आप। हमारे वकील, हम फैमिली सब एक पेज पे हैं। वजीर आला सिंध के खत में 24 सवाल लिख कर दिए, अब तक जवाब नहीं दिया गया। मीर रजा केस में वकील जिब्रान नासिर ने जीआईटी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा आप कैमरों की मदद से चालान तो कर देते हैं, मुल्जिमान को क्यों नहीं पकड़ रहे? नई तफ्तीशी टीम 15 रोज बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। किसी जज साहब की काबिलियत पे ना इंटेग्रिटी पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा सकते। हाई कोर्ट का हर एक जज हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ है, मगर इस जज साहब को जो कमीशन में आएंगे उनको असिस्ट तो यही पुलिस टीम करेगी जो 15 दिन बाद भी क्लूलेस है। उस मोटरसाइकिल का आज तक नहीं पता चल सका, उस व्हाइट ऑल्टो का आज तक नहीं पता चल सका। बंदा तो सामने ले आए। हमें कहा जाता है आपको नहीं पता रात को यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े होके हमने कितनी व्हाइट ऑल्टे रोकी हैं। खुदा के बंदो, मैंने गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट पहनी कि नहीं पहनी, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, आपका कैमरा देख के 10,000 का चालान मेरे घर पे भेज देता है। मगर इस काम के लिए आप लोग अपने कैमरा टेक्नोलॉजी पे रिलाई नहीं कर रहे। सुबह 3 से 5 बजे तक जो भी ऑल्टो गुजरती है उसको पकड़ के पूछे ये हम 1950 की दहाई में आ गए। ये तफ्तीशी मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।